हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो एफएमसीजी कंपनियों के बारे में। इनका देख लेते हैं क्वार्टर टू का रिजल्ट किस तरीके का रहा। एक तो हम डिस्कस करने वाले हैं पतंजलि फूड्स को, सेकंड कंपनी का डिस्कशन करेंगे दैट इज एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखो, रिजल्ट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। जो हमारा एफएमसीजी वाला स्पेस है उसमें कुछ बहुत अच्छा हो नहीं रहा, पूरा का पूरा सेक्टर में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। चाहे आप रूरल डिमांड पिकअप के बारे में बात कर लो, वहां पर भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। वहां पर भी जितना एक्सपेक्टेशन था उतना डिमांड पिकअप नहीं देखने को मिल रहा। अर्बन एरिया में भी वॉल्यूम डिग्रोथ का प्रॉब्लम आ रहा है। कोई कंपनी ढंग से ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। अभी जैसे हमने थोड़े दिन पहले या शायद कल ही हमने एक रिजल्ट एनालिसिस किया था बिकाजी फूड्स का। वो एक अच्छा कंपनी हुआ करता था। वो भी एफएमसीजी स्पेस का ही कंपनी है। वो कंपनी लगभग लगभग 25-26% के आसपास पे ग्रोथ किया करता था। उसका ग्रोथ घट के आज की डेट में 18-17-18% के आसपास आ गया है। अब देखो, चीजें समझना पड़ेगा। वो एक छोटा सा कंपनी है जो कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में प्रेजेंट था। मतलब जैसे वो राजस्थान से ओरिजिनेट हुआ था, राजस्थान से ओरिजिनेट होकर वो पैन इंडिया फैल रहा था। तो अगर वो कोई भी नया स्टेट टैप कर रहा है तो उसके लिए वो जीरो से स्टार्ट करता है वहां से, तो वहां पर उसके लिए एक्सपेंशन करना पॉसिबल है। बट अगर हम देखने जाएं एचयूएल जैसे ब्रांड्स या पतंजलि फूड्स जैसे ब्रांड, ये लोग ऑल इंडिया पेनिट्रेशन कर चुके हैं, ये लोग पैन इंडिया ब्रांड्स ऑलरेडी हैं। तो अब इनको इंक्रीमेंटल पेनिट्रेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला चीज है अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा तो कंज्यूमर इनके प्रोडक्ट को अपसेल कर पाएंगे कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट्स। तो जैसे अगर हम बात करें एचयूएल के बारे में, तो पहले आप एचयूएल के लाइफ बॉय से आ रहे तो लाइफ बॉय से आप अपग्रेड करके आप पियर्स पे आ जाओगे, फिर आप पियर्स से अपग्रेड करके आप डव पे आ जाओगे। तो ये कहानी चल रही है। तो आप अपग्रेडेशन फैक्टर पे जा रहे हो। जो आप पहले 50 रुपए का साबुन खरीद रहे थे, आप शायद आज 150 रुपए का साबुन खरीद लोगे। तो कंज्यूमर के हाथ में पैसा आना बहुत जरूरी है और वो चीज हमें यहाँ पर होते हुए देखने को नहीं मिल रही। अभी तक आरबीआई की तरफ से हमारा रेट कट भी नहीं आया है। इसकी वजह से भी थोड़ा सा कंज्यूमर में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। अब देखो, उसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि इन कंपनियों की कोई गलती नहीं है। देखो, एंड ऑफ द डे हम शेयर होल्डर है, हमें कोई किसी भी कंपनी के साथ सिंपैथी तो दिखानी नहीं है कि यार ये बेचारे ग्रो नहीं कर पा रहे, अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। हमें आज के दिन ये देखना है कि भैया ग्रोथ कहाँ आ रहा है, क्योंकि पैसा वहीं बनेगा जहां ग्रोथ आएगा। तो अगर एचयूएल आज ग्रो नहीं कर रहा तो वो मेरी एज अ शेयर होल्डर प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ एनालिसिस करूंगा, मैं देखूंगा इस कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रहा है, इसको उठा के साइड करो, मैं किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। बट मेरे को ट्रैक करते रहना है, मेरे को चीजों को ट्रैक करना है कि भैया कब जाके यहाँ पर कंपनियों में ग्रोथ आएगा, वो चीज हमें देखनी है। तो उस तरीके से हम देख लेते हैं कि भाई किस तरीके के इनके फिगर्स रहे। अगर हम शुरुआत करें पतंजलि फूड्स के साथ, तो 63-64 थाउजेंड करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। और इनके प्राइम दो प्रोडक्ट डिवीजन है। एक तो इनका एडिबल ऑयल वाला सेगमेंट है और दूसरा इनका फूड एंड एफएमसीजी वाला सेगमेंट है। तो जो एडिबल ऑयल वाला सेगमेंट था, तो पहले तो खुद कुछ कुछ पतंजलि के पास भी ऑयल के ब्रांड्स थे और उसके अलावा इन्होंने एक ब्रांड था रुचि सोया को इन्होंने एक्वायर किया था। उसको पतंजलि फूड्स के अंडर लेके आए थे और फिर लिस्ट कराया था। तो ये कहानी थी। तो इनके पास दो तीन ब्रांड्स हो गए अब। एक तो पतंजलि खुद का ब्रांड हो गया है, फिर एक रुचि सोया वाला ब्रांड हो गया है, एक फिर वो मैक्स रिच मैक्स सोया कुछ ऐसा इनका एक और ब्रांड है। तो तीन चार ब्रांड है जो तेल बेचने का काम कर रहे हैं। उसके बाद जो पतंजलि का आटा दाल चावल, या आप पतंजलि के स्टोर में जाके और कुछ भी खरीद रहे हो, चाहे पतंजलि का डिटर्जेंट खरीद रहे हो, सोप खरीद रहे हो, फेस वॉश खरीद रहे हो, वो सारा आ गया पतंजलि के फूड एंड एफएमसीजी वाले सेगमेंट में से। चाहे आपका बिस्किट वाला सेगमेंट हो गया, वो आपका उधर आ गया। तो दो प्राइम सेगमेंट्स हमने देखे। अब देखो, पहले हम थोड़ा सा रेवेन्यू सेगमेंटेशन समझ लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि भाई किसका कितना पोर्शन है और कितना ज्यादा कौन सा कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन लेके आ रहा है। तो कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू डिपेंडेंट है हमारे जो एडिबल ऑयल वाला सेगमेंट है उसके ऊपर। अगर हम देखें, 72% के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है हमारे ऑयल वाले सेगमेंट में से। तो अगर सपोज ऑयल वाले सेगमेंट में ग्रोथ नहीं आ रहा, तो आपकी पूरी कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रहा। अगर आपका 2/3 ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम वन सिंगल प्रोडक्ट, वन सिंगल सेगमेंट, तो आप उस सेगमेंट के ऊपर हाईली डिपेंडेंट हो। ये चीज हमने देखनी पड़ेगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली ऑयल वाले सेगमेंट के बारे में बात करें, तो ऑयल होता है वेफर थिन मार्जिन वाला प्रोडक्ट। इसमें आपको बहुत ज्यादा मार्जिन कमा नहीं सकते। अगर आप अपने घर में उगा रहे हो, उससे तेल निकाल रहे हो, तो भी आप कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रख सकते। आप बाहर से इंपोर्ट करा रहे हो और वहां पर प्रोडक्ट को अपने ब्रांड लगा के बेच रहे हो, तो भी आप कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं बना सकते। एकदम वेफर थिन मार्जिन वाला प्रोडक्ट है। तो अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो आपकी बैंड बच जाती है, प्राइसेस नीचे आ जाती है तो आपको कंज्यूमर का प्राइस पास ऑन करना पड़ता है। तो इस चीज को हमें ध्यान देके चलना पड़ेगा। तो आपका जो मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो एक ऐसे सेगमेंट से आ रहा है जो हाईली अनप्रिडिक्टेबल है। हेलो। हाँ, जो हाईली अनप्रिडिक्टेबल है और सेकेंडली बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं लेके आता मार्जिन के अंदर। तो अगर आप देखोगे कि इस पूरी कंपनी के बहुत तगड़े मार्जिन भी नहीं है। अब जैसे जैसे इनका एफएमसीजी वाला सेगमेंट है, अगर आप ब्रिटानिया उठा के देखो, तो ब्रिटानिया के काफी अच्छे मार्जिन है।
एक बार वापस स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो ब्रिटानिया के काफ़ी अच्छे मार्जिन्स हैं। क्यों अच्छे मार्जिन है? क्योंकि वो एक एक ऐसा सेगमेंट का प्रोडक्ट बना रहा है जो आप उसमें आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। आप कभी भी ब्रिटानिया का बिस्किट उठा के ये नहीं बोलोगे यार इसमें 10 ग्राम आटा है और 10 ग्राम इसमें क्रीम डाली हुई होगी और इसमें 2 ग्राम चीनी है और 5 ग्राम काजू है। तो इसका पर यूनिट कॉस्ट इतना होना चाहिए। एक काम करो आप 10% मार्जिन बनाओ और मैं आपको ₹5 का आपका टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट है, मैं आपको ₹6 दे देता हूँ। तो आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते। बट ऑयल के केस में ऐसा होता है। तो ये हाईली कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट है, हाईली कमोडिटाइज्ड सेगमेंट है। तो यहाँ से जो भी आपका रेवेन्यू आ रहा है वो मतलब उतना अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी वहाँ पैसा नहीं बनाती इस सेगमेंट से, बट हाँ, उतना अच्छा नहीं है, उतना स्केलेबल नहीं है, उतना मतलब उतना सस्टेनेबल नहीं है अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में बात करें तो। बचा हुआ जो 28% आता है वो आता है हमारा एफएमसीजी एंड फूड वाले सेगमेंट से। वो एक अच्छा सेक्युलर ग्रोथ बिजनेस है, वहां पर आपने अच्छा ग्रोथ किया तो आपको एक तो मार्जिन एक्सपांशन देखने को मिलेगा और आपकी लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ भी बनी रहेगी और वो कमोडिटी प्रोडक्ट नहीं है। आप बिस्किट बेच रहे हो तो बिस्किट में आप ज्यादा मार्जिन भी बना पा रहे हो, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें ग्रोथ फिगर्स के बारे में अब, तो कंपनी का एकदम बहुत ही बेकार ग्रोथ रहा। मतलब 4.5% के आसपास का आपने ग्रोथ दिखाया ओवर अ वाई लेवल। मतलब 7.2% की जीडीपी ग्रोथ में आप 4.5% के आसपास का ग्रोथ दिखा रहे हो। मतलब बहुत बहुत खराब रिजल्ट का, बहुत ही खराब रिजल्ट। अगर हम पार्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का पार्ट ग्रोथ जरूर 21% के आसपास का आ गया, बट क्यों आया वो हमें समझ के चलना पड़ेगा। भैया ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आपका 21% का पार्ट ग्रोथ आया इस तरीके से। देखो, अगर आप लगातार 21% के आसपास का पार्ट ग्रोथ कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमें क्या दिक्कत है। बट ये जो 21% का ग्रोथ लेके आई ये सस्टेनेबल नहीं है। पहला तो ये लोग इनको प्रीवियस ईयर के बेस इफेक्ट से थोड़ा सा फायदा मिला कि भाई उस टाइम रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, इसकी वजह से उस टाइम इनके मार्जिन और भी कम हो गए थे, बैंड बच गई थी, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा मार्जिन में एक्सपांशन देखने को मिला, बल्कि एक्सपांशन भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला। कि भाई उस टाइम पे क्या हो गया था कि भाई हम हर साल 4% के आसपास का मार्जिन करते हैं। उस साल क्या है महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए हम 3.5% का ही मार्जिन कर पाए। बट इस साल वापस सब सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं, तो फिर हमने 4% का मार्जिन कर दिया है। तो आपको वाई वाई लेवल पे तो देख के लगेगा कि यार कंपनी ने अपने मार्जिन 3.5% से बढ़ा के 4% कर दिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में उस टाइम कंपनी के मार्जिन नीचे गए थे, अब मार्जिन नॉर्मलाइज हुआ है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्जिन हुआ है। तो हमें ये ग्रोथ आगे आता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। तो ये 21% के पार्ट ग्रोथ से हमें बहुत ज्यादा खुशियां मनानी नहीं चाहिए। तो ठीक है, ये चीज हो गई। अगर हम बात करें इनके एक एक सेगमेंट को उठा लेते हैं, जो दो सेगमेंट है उन दोनों को उठा लेते हैं। अगर हम एडिबल ऑयल वाले सेगमेंट के बारे में बात करें तो वहां पर 4.6% के आसपास का ग्रोथ आया। और अगर हम एफएमसीजी वाले सेगमेंट के बारे में बात कर लें तो वहां पर तो हमें डी ग्रोथ देखने को मिला, 7.4% के आसपास का हमें डी ग्रोथ देखने को मिला। तो मतलब क्या ही बोलोगे, आप पहले तो ढंग का ग्रोथ नहीं ला रहे। जो आपका हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट सेगमेंट है वहां पर आपकी डी ग्रोथ आ रहा है। आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो अनफेवरेबल टर्म्स में चेंज हो रहा है। मतलब जो आप चाह नहीं रहे, आप चाह रहे हो आपका एफएमसीजी वाला सेगमेंट ऊपर जाए, फूड वाला सेगमेंट ऊपर जाए, वो तो जा रहा है नीचे। आप अपने ऑयल को मेजोरिटी पोर्शन बनाए जा रहे हो, उसका कोई फायदा हो नहीं रहा। तो यही चीज हमें देख के चलना पड़ेगा। अगर हम बात करें वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में तो वॉल्यूम ग्रोथ भी उतना ही खराब। मतलब ना आपने वैल्यू ग्रोथ लेके आए, ना आप वॉल्यूम ग्रोथ लेके आए, कुछ भी नहीं लेके आ पाए। बट हाँ, कोशिश कंपनी कर रही है। कंपनी अपने एंड से कह रही है कि भाई हमने शिल्पा शेट्टी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑन बोर्ड किया है, हमने महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑन बोर्ड किया है और उससे हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। बट ठीक है, अब एडवर्टाइजिंग से भी आप कितना ही कर लोगे। आप आज आपने 4.5% के आसपास का ग्रोथ ला के दिया, आप ज्यादा करोगे, आप 9% के आसपास का ग्रोथ ले आओगे और हम 9% के ग्रोथ के लिए तो स्टॉक मार्केट में नहीं आए हैं। अच्छा, एक बात कर लेते हैं। ये लोग अपने जो दवाई वाला सेगमेंट है, जो न्यूट्रास्यूटिकल वाला सेगमेंट है, उसके ऊपर बहुत चर्चा करते हैं। वो इन लोगों ने नंबर भी दिया कि वो ग्रो किया बाय 57% ओवर अ वाई लेवल। बट जब उसका कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल सेल लेस देन 5% है, तो उस पर अगर आपने 100% का भी ग्रोथ कर दिया तो आपने क्या ही डेंट मारा अपने रेवेन्यू ग्रोथ में। इस चीज में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसा अगर सब वो समझ रहे हैं, इनका 100 रुपए की ये लोग कमाई कर रहे हैं और 100 रुपए की कमाई में से कंपनी अपना 1 रुपया कमा रही है ये न्यूट्रास्यूटिकल वाला सेगमेंट बेच के। कि भाई ये नी पेन की दवाई बेचती, ये कैल्शियम की गोली बेचती या विटामिन डी की गोली बेचती, ये सारी गोलियां बेच के आप 1 रुपया कमा रहे हो। टोटल आपका जो कमाई है वो 100 रुपए की है, 100 रुपए में से 1 रुपया आप यहाँ से कमा रहे हो। अब सपोज आपने इसमें 500% का ग्रोथ किया, आपने अगले साल 1 रुपए के बजाय 5 रुपए कमा लिए, तो क्या हुआ, आपका ओवरऑल ग्रोथ कितना आया, 100 का 105 हुआ। टोटल कंपनी के रेवेन्यू में सिर्फ 5% का ग्रोथ आया।
तो यहाँ पर आपने 54% ग्रो कर लिया, तो पहली बात तो बहुत छोटे बेस पे किया। अब इतने छोटे बेस पे किया तो आपके ओवरऑल रेवेन्यू में भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो क्या ही कर लोगे आप? ठीक है, कर लिया, बढ़िया बात है। बस आपने बता दिया, हमने सुन लिया, इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। अब थोड़ी-सी बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर, तो हाइली अनसस्टेनेबल, मतलब ठीक है, कहना तो नहीं चाहिए, बट अगर अगर आप देखने जाओ, आप 60-65 का पी एक एक 4-5% के आसपास का ग्रोथ करके मेंटेन कर नहीं सकते। वहां पर फिर आपका बैंड बच जाएगा। मतलब क्या होगा, अगर आप नीचे नहीं गिरोगे तो आपका साइडवेज कंसोलिडेशन हो जाएगा, आप शेयर होल्डर का टाइम बर्बाद करके निकल जाओगे। तो इसीलिए हमें ये चीज समझ के चलना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी में ग्रोथ आ रहा है, कौन सी में नहीं आ रहा है, और जिसमें ग्रोथ आ रहा है पैसा सिर्फ वहीं बनेगा। अब चलिए, अब हम दूसरी कंपनी उठा लेते हैं। दूसरी कंपनी का इनसे भी ज्यादा बुरा हाल है। अगर हम बात करें, सेकंड कंपनी हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो 5,84,85,000 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। सीधा इनके रेवेन्यू और ग्रोथ फिगर्स के बारे में बात करते हैं। तो 2% का रेवेन्यू ग्रोथ, और अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो नेगेटिव 2.3% का। तो चलो, उन्होंने नॉर्मलाइज करके मार्जिन, कुछ भी करके मार्जिन, एटलीस्ट वो पॉजिटिव तो आए थे। यहाँ पर तो पॉजिटिव में नहीं है, यहाँ पर तो नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू सिर्फ 2% से बढ़ा, वॉल्यूम के बारे में बात करें तो 3% से बढ़े। तो हम क्या चाह रहे हैं कंपनी से, आप वॉल्यूम भी ग्रो करो, आप वैल्यू भी ग्रो करो। यहाँ पर 3% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ है और 2% के आसपास का रेवेन्यू में ग्रोथ है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें वैल्यू में डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब आपका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो नीचे जा रहा है, या आपका हर प्रोडक्ट का प्राइस तो नीचे जा रहा है। तो मतलब क्या है, क्या बोल, तो कुछ बोल ही नहीं सकते भाई ऐसी कंपनी में। मतलब बैंड बजा हुआ है कंपनी का, आप कुछ ग्रोथ लेके ही नहीं आ पा रहे हो। पहले ये कंपनी फिर भी गाइडेंस तो दिया करती थी कि भाई हम कोशिश करेंगे कि सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाए, तो हम डबल डिजिट ग्रोथ कर दें। और डबल डिजिट ग्रोथ से ये लोग कहना चाह रहे हैं कि हम 10-11% के आसपास का ग्रोथ कर दें। बट अब तो वो देना भी बंद कर दिया, वहां से भी चीजें खराब हो चुकी हैं। अगर आप देखो, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो रूरल डिमांड है वो तो फिर भी थोड़ा बहुत पिकअप कर रहा है, बट हमारा अर्बन डिमांड में तो बिल्कुल बैंड बच चुका है, और वो अभी भी नीचे ही जाया जा रहा है। तो आपका कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, कैसी चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी? अब देखो, अगर इस कंपनी के हम थोड़े से वैल्यूएशन के ऊपर बात करें, अच्छा चलो एक बार पहले इनके गाइडेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी कहती है आप सिंगल डिजिट ग्रो कर पाएंगे अगर हमारे जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो सस्टेन्ड रहा, अगर उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल गई। सपोज कल को जाके कोई और वॉर वगैरह हो गया, या और कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जिससे हमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर का सामना करना पड़ा, हमारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस अगर ऊपर चले गए, तो हमारी और भी ज्यादा बैंड बच जाएगी। फिर हम सिंगल डिजिट पे ग्रोथ कर नहीं सकेंगे, और भी ज्यादा चीजें खराब हो जाएंगी। बट ठीक है, अब क्या है ना, अब इनके वैल्यूएशन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो, इन सारी की सारी जितनी भी एफएमसीजी कंपनी है ना, आप इसमें कभी नहीं देखोगे कि भाई ये आपको 70% डिस्काउंट पे मिल रही है या 50% डिस्काउंट पे मिल रही है। इन सब के साथ क्या होगा, ये अपने टॉप से 20-30% गिरेंगी, और उसके बाद साइडवेज मूवमेंट में चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी? क्योंकि इनके पास कैश फ्लो बहुत ज्यादा है, और उस कैश फ्लो के बलबूते ये कंपनी अपने डिविडेंड देती रहती है। भाई इनको पता तो चल रहा है कि भाई जो भी हम कमाई कर रहे हैं उसको फ्यूचर ग्रोथ में लगा के तो कुछ मतलब बनता नहीं, क्योंकि ग्रोथ आ ही नहीं रहा। आज सपोज, आज अगर पतंजलि 100 रुपए कमा रहा है और फिर भी वही 3-4% के आसपास पे ग्रोथ कर रहा है, तो वो दिमाग नहीं लगाता यार कि मैं एक नई फैक्ट्री लगाऊं, एक नया लैंड खरीदूं, उसके ऊपर एक और प्लांट बैठाऊं। वो इतनी माथापौड़ी नहीं करता, वो उठा के 100 रुपए में से 50-60 रुपए 70 रुपए उठा के डिविडेंड दे देता है। तो जैसे उसने डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड यील्ड की वजह से स्टॉक टिक जाता है, वो और ज्यादा गिरता नहीं है। बट उसमें ग्रोथ आना बंद हो जाता है, वहां पर आपको शेयर प्राइस अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। वही सेम चीज है हमारे एचयूएल के साथ, कि भाई इतना ज्यादा पैसा आ रहा है कंपनी के पास, तो कंपनी उसको डिविडेंड आउट कर रही है, तो उसकी वजह से डिविडेंड यील्ड की वजह से यहाँ पर प्राइस नीचे नहीं गिरेगा, बट साइडवेज मूवमेंट में चला जाएगा ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और क्या होगा, आप धीरे धीरे ग्रोथ लेके आओगे, पी रिड्यूस होगा। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जब वापस ग्रोथ करोगे, जब सपोज अभी आज के जैसे 5-6% के आसपास का ग्रोथ कर रहे हैं, या 3-4% के आसपास का ग्रोथ कर रहे हैं, जिस दिन आप 12% ग्रोथ पे जाओगे, तो फिर आपका फिर रिवैल्यूएशन होगा, फिर आपका पी थोड़ा सा एक्सपैंड होगा। फिर वो बहुत लंबा समय है, मतलब उतना उतना टाइम हमारे पास है नहीं, हम 2% ग्रोथ कंपनी के लिए बैठ नहीं सकते। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी। दोनों कंपनियों की, दो एफएमसीजी कंपनी हमने आज कवर कर ली। अभी के लिए तय रखते हैं। थैंक यू।